हेलो दोस्तों, नमस्कार। रीजनिंग के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, रीजनिंग के इस सीरीज़ में अगर आप हिस्सा ले रहे होंगे तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैं उन्हीं सारे क्वेश्चनों को इसमें ला रहा हूं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। दोस्तों, डिफेंस लेवल एग्जाम से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह एसएससी जीडी हो, बीएसएफ ट्रेड्समैन हो, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन हो, असम राइफल्स हो, अग्निवीर हो, आर्मी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सारे एग्ज़ामों के लिए रीजनिंग का यह सीरीज़ रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों, अगर आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम आएगी, एग्ज़ाम डेट आएगी, हम उसके बाद इसकी तैयारी करने की शुरुआत करेंगे, तो आप 40-50 नंबर वाले हो और 40-50 नंबर लाने से कुछ नहीं होने वाला है, ये सबको पता है। तो बस आप इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो के माध्यम से इस रीजनिंग की सीरीज़ का आप लुत्फ़ ज़रूर उठाएँ। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो ही आप चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास्ट में ही लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है? 9, 11, 11 के बाद 15, फिर है मेरे भाई 17, 21, 21 के बाद है 23, 23 के बाद बोल रहा है कि अगला अगला क्या आएगा। देखिए, आप श्रृंखला वाला क्वेश्चन में सबसे पहले आप डिफरेंस लेने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले प्राथमिकता देना है। देखिए, 9 से 11 कितना बढ़ रहा है? 2। 11 से 15 +4, 15 से 17 +2, 17 से 21 +4। तो हमें एक पैटर्न यहाँ पे समझ में आ रही है कि पहले 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो पहले उसके बाद 2 बढ़ा, अब क्या बढ़ेगा मेरे भाई? तो 4 बढ़ेगा सीक्वेंस इसके हिसाब से। तो 23 और 4 कितना होता है? 27। तो 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस अब वीडियो में बने रहें। मैं लगभग चैप्टरों से मैं क्वेश्चन में लाया हूँ, सारे चैप्टरों को। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि LDOERF के बाद अगला वर्ड क्या आएगा? क्या है मेरे भाई? D के बाद है O, फिर है E, फिर है R, उसके बाद है F, फिर बोल रहा है कि इसके बाद अगला वर्ड क्या आएगा। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितने नंबर पे आता है, पहले हम उसकी प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। L आता है 12 नंबर पे, D 4 नंबर पे, O आता है 15 पे, E 5 पे आता है, R 18 पे और F 6 पे। अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो 12 से 4 हो रहा है, कितना हो रहा है? -8। और 4 से 15 -11। आप इसमें एक चीज़ देखिएगा कि अल्टरनेट प्लेस पे ये दोनों के जो नंबर का है दोस्तों, जो लिखा हुआ है वो ज़्यादा समीप में, ज़्यादा नज़दीकी में। ये 12, ये 15, ये 18। आपकी नज़रिया क्वेश्चन को देखने का थोड़ी सी बदलनी चाहिए, और बदलेगी कब? जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। 12 से 15 आप अल्टरनेट ले लीजिए, +3 हो रहा है। 15 से 18 ले लीजिए, कितना हो रहा है? +3। ये दोस्तों 4 से 5 हो रहा है, कितना? +1। और ये 5 से 6 हो रहा है, कितना? +1। अब यहाँ जो आएगा वो यहाँ वाला वर्ड आएगा, तो मेरा यहाँ से अब सीक्वेंस बढ़ेगा। तो कितना कितना बढ़ रहा है? इसके अल्टरनेट प्लेस में +3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे +3 कर देंगे, तो 18 और 3 कितना होता है? 21। और 21 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग इसे भी इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस अगर आप इस क्लास को देख रहे होंगे तो आप अपनी कान में हेडफोन आप बस लगाकर सुनते चले जाएं और देखते चले जाएं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सैलोगिज्म का है, न्याय निगमन का है। बोलता है कि सभी मछलियाँ पक्षी हैं और कुछ मुर्गियाँ मछली है। देखिए, सभी मछली, और मान के चलिए कि अगर ये है मछली, तो सारे के सारे मछली क्या है मेरे भाई? तो सारे के सारे मछली क्या है? पक्षी है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि कुछ मुर्गियाँ मछली है, यानी कि जो मछली का कुछ पार्ट क्या है? मुर्गियाँ है। मछली का कुछ पार्ट क्या है? मुर्गी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर कि इसमें निष्कर्ष क्या बोलता है। देखिए, निष्कर्ष है कि कुछ मुर्गियाँ पक्षी है,
कुछ मुर्गी पक्षी है। देखिए पक्षी का आप यहाँ पे जब देखिएगा तो बाउंड्री यहाँ तक है और मुर्गी का बाउंड्री यहाँ तक है। ऐसे में जो ये पूरा कंबाइंड बाउंड्री है उसमें से पक्षी और मुर्गी दोनों की बाउंड्री है। तो हम ऐसा तो कह सकते हैं ना कि कुछ मुर्गी पक्षी है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ पक्षी मुर्गी है। आप जैसे कहना चाहोगे। तो निष्कर्ष नंबर 1 सही है और निष्कर्ष नंबर 2 गलत है। आप बोलिएगा कि भाई ये बिना चेक किए हुए निष्कर्ष नंबर 2 को गलत कैसे कर दिए? क्योंकि दोस्तों अगर कथन सकारात्मक रहेगा, कथन में आपको कहीं भी नेगेटिव नहीं देखने को मिल रहा है। अगर कथन सकारात्मक है तो इसका निष्कर्ष नकारात्मक हो ही नहीं सकता। अगर नकारात्मक होगा तो आप बिना देखे आप यहाँ पे बिना जांच किए हुए उसे गलत कर दीजिएगा। तो ओनली निष्कर्ष 1 सही है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मैं इसे अब इरेज करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेन साइलोगिज्म से ही संबंधित है। मैं प्रयास करता हूं कि मैं कम से कम 2 क्वेश्चन साइलोगिज्म का लाऊं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी तरह के क्वेश्चनों में फंस जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता है। देखिए क्या बोलता है कि कुछ चूहे बाघ हैं और सभी बिल्लियां बाघ है। कुछ चूहे, जैसे अगर ये चूहे का पार्ट है तो कुछ चूहे क्या है मेरे भाई? बाघ है। कुछ चूहे क्या है? बाघ है। और बोल रहा है कि सभी बिल्लियां बाघ है। सभी बिल्लियां बाघ है अर्थात पूरे के पूरे बिल्लियां किसके अंतर्गत आ जाएगी? तो बाघ के अंतर्गत आ जाएगी। हम इसे मार्कर चेंज करके लिख देते हैं यहाँ पे। अगर ये बिल्ली है तो पूरे के पूरे बिल्ली बाघ के अंदर ले लिए। चूहा को इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है, चूहा को इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है, तो हम चूहे की बाउंड्री को टच नहीं करेंगे। दोस्तों साइलोगिज्म के क्वेश्चन में वेन डायग्राम ड्रॉ करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप वेन डायग्राम को ड्रॉ करना सीख गए तो आप मान लीजिए कि कम से कम 70 से 80% आप सीख गए साइलोगिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब हम बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। देखिए क्या निष्कर्ष बोलता है कि कुछ बाघ बिल्लियां हैं। देखिए कुछ बाघ बिल्लियां हैं ही। जैसे मान के चलिए एक ये पूरा भारत है, ये जो बाघ है आप उसे मान लीजिए कि पूरा का पूरा भारत है, और ये मान के चलिए ये वाला झारखंड है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि कुछ भारत झारखंड है। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि सभी भारत झारखंड है तो ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में और भी अन्य तो राज्य हैं। ठीक है, तो कुछ बाघ बिल्ली हैं ऐसा कहना सही होगा। लेकिन अगर यहीं पे कहा जाए कि सभी बाघ बिल्ली हैं तो ऐसे में कहना गलत हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि कुछ बाघ बिल्ली हैं, तो निष्कर्ष नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब निष्कर्ष नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्ष नंबर 2 बोलता है कुछ बाघ चूहे हैं। देखिए कुछ बाघ चूहे हैं, जैसे आप इसे मान लीजिए कि पूरा ये जो बाघ है ये भारत है, और ये मान के चलिए कि ये है मेरे भाई यूपी है, चूहा यूपी है। ठीक है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कुछ भारत यूपी है। ठीक है, क्योंकि भारत में जो जितना भी जो इसका पूरा अंश है उसमें यूपी का भी तो भाग है। लेकिन अगर यहीं पे बोला जाए कि पूरा का पूरा भारत यूपी है तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का निर्माण सिर्फ यूपी से नहीं हुआ है। तो कुछ के संदर्भ में सही हो जाएगा और सभी के संदर्भ में एक गलत हो जाएगा। तो क्या है कि कुछ बाघ चूहे हैं अर्थात कुछ भारत यूपी हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे बस आपको समझाने के लिए लिखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 2 दोनों सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। बस आप इस तरह की क्लास में बने रहें, आपके पास कॉन्सेप्ट भी होगा और स्मार्ट सॉल्यूशन भी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह है दोस्तों डायरेक्शन का क्वेश्चन है, दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले आपको मैं बता दूं
कि अगर ये 4 दिशा है, अगर ये 4 डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। अगर आपको बोला जाए डायरेक्शन की दिशा में घूमने के लिए अगर दाईं की ओर, तो घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत, सॉरी दोस्तों, तो ये घड़ी के घूमने की दिशा में घूमना है। और अगर आपको बोला जाए इस डायरेक्शन में बाईं की ओर घूमने के लिए, तो घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में आपको जाना है। चलिए हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे, तो उसको तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बोलती कि काजल अपने घर के दक्षिण में 25 मीटर की दूरी तक चलती है। मान के चलिए यह है मेरे भाई काजल का घर है, ठीक है, ये काजल का घर है। ये अपने घर से दक्षिण की ओर 25 मीटर चलती है। तो दक्षिण किधर है, नीचे की ओर है ना, तो हम दक्षिण की ओर चल देते हैं मेरे भाई 25 मीटर। 25 मीटर तो चल दिए, इसमें तो दायां बायां है ही नहीं। अब नेक्स्ट सुनिए, बोलता है कि बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर बाईं मुड़ना है तो घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में आपको घूमना है। तो देखिए घड़ी, जो घड़ी होती है दोस्तों, ये घूमती है ऐसे करके, ऐसे घूमती है ना, ऐसे करके घूमती है। तो अगर बाईं, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको बाईं मुड़ना है, तो घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में आपको मुड़ना है। और कितना मीटर दोस्तों चली है, तो ये 10 मीटर चली है, 10 मीटर चली है, ठीक है, 10 मीटर चली है। उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन में, फिर उत्तर की ओर मुड़ते हुए, तो उत्तर की ओर किधर है, ऊपर की ओर है, कितना चलती है, 20 मीटर चलती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर ये 25 मीटर है, फिर उसके बाद चल रही है 20 मीटर, तो कहीं ना कहीं इसकी लंबाई से इसकी लंबाई कम ही होगा। तो आप मान के चलिए कि यहाँ तक हो जाता है 20 मीटर, ठीक है। ऐसे ठीक से मैं लिखता हूँ दोस्तों, आप डायग्राम को ठीक से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। ये मान चलिए ये है 20 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रही है। अब देखिए, अब वह किस दिशा में चल रही है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे बना दीजिएगा 4 डायरेक्शन बना दीजिएगा, 4 डायरेक्शन बना दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया दोस्तों नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब ये चल रही है कौन सी दिशा में, तो उत्तर की ओर चल रही है। और उत्तर की ओर किधर है, ऊपर की ओर। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वेन डायग्राम से संबंधित है। दोस्तों वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको अपनी तार्किक शक्ति थोड़ी सी ज़्यादा मौजूद करनी होगी। देखिए क्या बोलता है कि कपड़े, शर्ट और ताला में से कौन सा वेन डायग्राम संबंधित है। अगर आप इसे गौर से देखिएगा या तो अगर आप अपने दिमाग लगाइएगा, तो दोस्तों कहीं ना कहीं कपड़ा और शर्ट एक दूसरे से तो नज़र आ रहा है, ठीक है, सिमिलर है, लेकिन ताला का तो कोई संबंध ही नहीं है। देखिए जो शर्ट हैं वो कपड़े के बने होते हैं, ना कि कपड़े शर्ट के बने होते हैं, ठीक है। जो कपड़ा है, जैसे मान के चलिए कि अगर एक कपड़ा है, ठीक है, तो इस कपड़ा से क्या बनता है मेरे भाई, तो शर्ट बनता है। और कपड़ा और शर्ट से ताला का कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ताला हम मान लेते हैं ये हो गया ताला। तो ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा जो करेक्ट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को गौर से नहीं देखिएगा तो आप ऐसे क्वेश्चनों में गलत कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारे के सारे सब चीज़ तो सेम ही तो दिख रहा होगा कि भाई इसका आंसर होगा क्या। तो नज़र नहीं, क्वेश्चन को देखने की नज़रिया अलग होनी चाहिए। मतलब इसके लिए ही आपको रीजनिंग की क्लास करनी हुई होती है, ना कि आप ऐसे क्वेश्चनों को क्लास करें जो आपको पहले से आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन को बोल रहा है कि कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के साथ निकट समानता रखता है, जो सिमिलरिटी हो, ठीक है। देख लीजिए प्रश्न चित्र को ठीक से देख लीजिए, आप गौर से देखिए। उसके बाद आप आइए विकल्प चित्र में। आप मुझे बताइए कि कौन सा विकल्प का चित्र प्रश्न चित्र से मेल खा रहा है।
आप वीडियो को पॉज कीजिए और अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम कीजिए वीडियो में आप अपनी स्क्रीन के माध्यम से, उसके बाद आप देखिए। दोस्तों अगर आप देखिएगा आकृति नंबर डी, अगर आप देखिएगा उत्तर आकृति नंबर डी तो प्रश्न चित्र से मेल खाता है। कैसे मेल खाता है, आप इसे पकड़ेंगे कैसे, आप इसमें देखिएगा कि कैसे है। एक ऐसे करके दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है, और 4 जगह ऐसे करके खाली है, ठीक है। ये यहाँ ठीक है, ये दोस्तों प्रश्न आकृति है और यहाँ पे एक ऐसे किया गया है, एक ऐसे किया गया। ये दो जो लाइन है ना, ये दो जो लाइन है ओनली और ओनली आपको आकृति जो ये उत्तर आकृति नंबर डी में दिखाई देगा। आप देखिए पूरा गौर से, आपको ए में नहीं दिख रहा है क्या? आपको ऐसा लाइनिंग कहीं ए में दिख रहा है क्या? नहीं। बी में दिख रहा है क्या? नहीं। सी में दिख रहा है क्या? नहीं। तो आकृति नंबर डी में दिख रहा है। और आकृति नंबर डी को कौन सा ऑप्शन में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में रखा गया, जो करेक्ट है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी हड़बड़ में गलती ना करें, थोड़ी सी समय दें और आप अपनी नज़रिया क्वेश्चन को देखने का चेंज करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुनें। देख लीजिए ऐसे करके दोस्तों दिया हुआ है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक दोस्तों दिया हुआ बीच में, और ये दिया हुआ दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब फिर बनेगा कैसे दोस्तों? जो जिसका मुंह दर्पण की ओर है, दर्पण की ओर है, इसका मुंह दर्पण से ऊपर हो जाएगा, और ये थोड़ा सा इससे ऊपर है तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, इससे ये आ जाएगा यहाँ, और जो ए वाला जो जिसका मुंह इधर है इसका भी मुंह पलट जाएगा ऐसे करके, अर्थात सबका मुंह पलट जाएगा, जो शायद इजी है। और ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? आकृति में दिख रहा है, तो आकृति नंबर डी में ऐसा आपको दिख रहा है, और आकृति नंबर डी का उल्लेख ऑप्शन नंबर डी में ही किया गया है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। बस चलिए हम लोग इसे इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक है दोस्तों कैलेंडर का क्वेश्चन है। 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुनः 5 जनवरी का दिन शुक्रवार होगा? कैलेंडर का ये क्वेश्चन है। क्या आपको देखने से क्वेश्चन हार्ड लग रहा है क्या? नहीं हार्ड लगना चाहिए। अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। देखिए 5 जनवरी 2018 को, 5 जनवरी 2018 को क्या है मेरे भाई? तो शुक्रवार है। दोस्तों अगर साल अगर लीप नहीं है, अर्थात जो साल 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्या? 18 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो उसका जस्ट अगला साल में एक दिन बढ़ेगा, और जो साल लीप वर्ष होगा, अर्थात जिस साल के फरवरी महीना में 29 दिन होंगे, उसके अगले साल में 2 दिन का बढ़ोतरी होगा। आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए हम इस बात को अपने क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो दोस्तों 5 जनवरी 2019 को पूरा एक साल हो रहा है, और ये 2018 का वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो एक दिन बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? शनिवार। फिर दोस्तों 5 जनवरी 2020, हमें देखना इसके पिछले वाला ईयर 2019 क्या लीप वर्ष है क्या? नहीं है, तो एक दिन मात्र बढ़ेगा। आप बोलेंगे कि सर 2020 तो लीप वर्ष है ना, तो 2020 का इफेक्ट 2021 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? रविवार हो जाएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार से 5 जनवरी 2021 को कितना दिन बढ़ेगा? 2 दिन बढ़ेगा, क्योंकि 2020 लीप वर्ष है, तो रविवार से 2 दिन आप और बढ़ा दीजिए, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार हो जाएगा।
हमें क्या चाहिए, शुक्रवार चाहिए। और दोस्तों 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, तो इससे एक दिन बढ़ेगा क्योंकि 2021 एक जनरल ईयर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बुधवार हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 जनवरी 2023 को क्या हो जाएगा, ये 2022 जनरल ईयर है, लीप वर्ष नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 5 जनवरी 2024 को क्या हो जाएगा, तो शुक्रवार हो जाएगा, क्योंकि एक दिन ही बढ़ेगा क्योंकि 2023 का वर्ष एक साधारण वर्ष है। तो शुक्रवार कब आया मेरे भाई, तो 2024 में आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2024। तो आपको इतना लिखना नहीं है, बस अब सिर्फ इसके वर्ष से काउंट करते चले जाइए, ठीक है। चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। दोस्तों आप जब से आप वीडियो को रिस्पॉन्स देंगे उसके बाद मैं क्वेश्चनों की संख्या को बढ़ा दूंगा। देखिए क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को इनफ को क्या लिखा जाता है, क्वेश्चन में इनफ ENOUGH को क्या लिखा जाता है, ONEHGU। इसी प्रकार से एक्सेस को क्या लिखा जाएगा, EXCESS को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, रीजनिंग की क्लास को करने का मतलब एक ही चीज़ होना चाहिए कि आपका सीधा सीधी कंसंट्रेशन फोकस टीचर पे होना चाहिए कि वो आपको क्या सिखाना चाह रहा है। अदरवाइज आप तो प्रैक्टिस कर ही सकते थे कहीं ना कहीं से। देखिए अगर आप इसे देखिएगा ENOUGH और ONEHGU, तो हमें लग रहा है कि वर्ड तो वही है जो इनफ में लिखा गया है, बस सिर्फ उसके वर्ड को डिस्प्लेस कर दिया गया है, मतलब तितर बितर कर दिया गया है। आप देखिएगा दोस्तों ENO और यहाँ ENO लिखा हुआ है, ये वाला E कहाँ चल गया है, यहाँ, ए वाला वो यहाँ आ गया है और ए वाला N यहाँ आ गया है। ए वाला H दोस्तों यहाँ आ गया है, ए वाला U यहाँ आ गया है और ए वाला G यहाँ आ गया है। इसी प्रकार से हम इसमें भी कर देंगे। देखिए ए वाला C आ जाएगा यहाँ, ए वाला E आ जाएगा यहाँ और ए वाला X आ जाएगा यहाँ। इसी प्रकार से ए वाला S आ जाएगा यहाँ, ए वाला E आ जाएगा यहाँ और ए वाला S आ जाएगा यहाँ। तो CXESSE क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये उम्दा क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, जहाँ मैं बिना फिजूल की बात किए हुए सीधा क्वेश्चन पे अटैक करने का प्रयास करता हूँ और मैं उन सारे क्वेश्चनों को ना लाने का प्रयास करता हूँ जो बहुत ही सिंपल है, जिसे सॉल्यूशन करने में आपको काफ़ी सारा मज़ा भी आता है। अगर आप वैसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपका रीजनिंग में मार्क्स बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। आप एग्ज़ाम हॉल आप जाइएगा और एग्ज़ाम में ना जाने आप कितनी माइनर मिस्टेक आप करके चले आते हो, वहाँ से आपको तो लगता है कि मैंने कि पूरा का पूरा ठोक दिया, वहाँ पे पूरा का पूरा बना के आया, लेकिन घर में मिलाने के बाद क्या आपका सब सारा सही होता है, क्या नहीं सही होता है। अगर आप दोस्तों मेरा इस चैनल पे नए हैं और अगर आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आप नेक्स्ट क्लास का तब तक आप वेट कीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।